हाँ तो स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं, हमारा पहला पेपर जो है थर्ड ईयर का वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं पहला पुष्पीय पादपों की संरचना। जो पहली यूनिट है इसमें हमारी वो क्या है, पुष्पीय पादपों की शारीरिक संरचना, वो हम इसमें आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें पुष्पीय पादप, हम हमारी पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो हमारे बड़े पादप होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं पुष्पीय पादप जिन्हें हम बोलते हैं आवृत बीजी, और दूसरे होते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी पादप यानी जो एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी इनमें जो जनन अंग होते हैं वो एक आवरण के अंदर घिरे हुए होते हैं। और दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म, इसमें जो जनन अंग होते हैं वो किसी आवरण के अंदर घिरे हुए नहीं होते बल्कि खुले हुए होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के पादप हैं। तो सबसे पहले हम आवृत बीजी पादप, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पादपों तक अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आवृत बीजी पादपों का अध्ययन करेंगे कि आवृत बीजी पादपों की जो शारीरिक संरचना होती है वो कैसी होती है, और इनकी जो एनाटॉमी होती है वो एनाटॉमी यानी इनकी आंतरिक संरचना भी कैसी होती है, यानी कि इनके जो ऊतक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आवृत बीजी पादपों में पुष्प नाम की संरचना पाई जाती है, एक पुष्प होता है, इसलिए इनको पुष्पीय पादप भी हम बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एक जो एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी पादप होता है उसके अंदर उसकी संरचना में एक लंबी अक्ष होती है। क्या होती है? लंबी अक्ष होती है। इसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग एक्सिस, लंबी अक्ष यानी कि लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, यह लंबी अक्ष जो है दो भागों में विभक्त होती है। ये जो लंबी अक्ष होती है ये दो भागों में विभक्त होती है। एक होती है भूमिगत मूल या जड़, इसे हम बोल देते हैं रूट सिस्टम। इसे हम क्या बोल देते हैं? रूट सिस्टम। दूसरी जो होती है वो होती है वायवीय। वायवीय यह भूमि से ऊपर मिलती है। भूमिगत जो होती है भूमि के अंदर होती हैं। जो जड़ें होती हैं पादपों की वो भूमि के अंदर होती हैं, जिन्हें मूल या जड़ बोल देता है, ये रूट सिस्टम कहलाता है। दूसरी होती है वायवीय तना, ये कहलाता है शूट सिस्टम। ये क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। तो जो लंबी अक्ष होती है पादपों की शारीरिक संरचना में एक लंबी अक्ष होती है, लंबा अक्ष होता है। ये लंबा अक्ष दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है भूमिगत जमीन के अंदर वाला हिस्सा, वो कहलाता है रूट सिस्टम, जड़ या मूल। और दूसरा जो होता है वायवीय जो जमीन से ऊपर होता है, ये कहलाता है शूट सिस्टम, ये तना होता है। अब हम इनको देखते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं इनके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हिस्से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंग। पुष्पीय पादपों में शरीर के विभिन्न हिस्से या भाग, इसको हम और सही शब्द में लिख सकते हैं विभिन्न भाग। ये भाग क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। विभिन्न भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में, अंग को अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऑर्गन। ये जो अंग होते हैं ये तीन या दो प्रकार के होते हैं। जो इतने पादपों के जो अंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला कायिक, पहले प्रकार के जो अंग होते हैं ये कायिक अंग होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्हें वेजिटेटिव। और दूसरे प्रकार के जो अंग होते हैं ये जनन अंग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव।
इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, जो कायिक अंग हैं ये इनका कार्य क्या होता है, ये पादप को पोषण देते हैं और उसे प्रतिष्ठापन देते हैं। ये पादप को क्या देते हैं, पोषण, पादप को पोषण देते हैं और उसकी संरचना का निर्माण में कार्य करते हैं, संरचना बनाते हैं, उसकी संरचना बनाते हैं। यानी कायिक अंगों से पादपों को या तो पोषण प्राप्त होता है, पोषण मिलता है, या फिर ये कायिक अंग पादपों की संरचना का निर्माण करते हैं, उसके आकार का निर्माण करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, कायिक। कायिक का अर्थ क्या है, काया। कायी का अर्थ क्या है, काया का। ठीक है, तो काया से जो शब्द बना कायिक, तो इसका क्या मतलब है, पादपों की जो मुख्य काया बनी होती है वो इन कायिक अंगों की बनी हुई होती है। इनका कार्य क्या होता है, एक तो पादपों की संरचना का निर्माण करते हैं जो मुख्य कार्य है, दूसरा कार्य है ये पादपों को पोषण देते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अब दूसरे प्रकार के अंग की बात आ जाती है, जनन अंग। ये जनन अंग क्या होते हैं, ये पादपों में प्रजनन में काम आते हैं, प्रजनन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, क्योंकि जनन है तो इनका काम कार्य क्या है, पादपों में प्रजनन करना या प्रजनन की क्रिया को संपन्न कराना। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग जो है वो कायिक अंग है, कौन कौन से अंग जो है वो रिप्रोडक्टिव अंग हैं। तो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इनमें होती है मूल यानी रूट, स्टेम यानी तना, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पर्ण, पत्तियां, लीव्स यानी पर्ण, पत्तियां, ये सब क्या होता है, इसके कायिक अंग होते हैं। ठीक है, और जो प्रजनन अंग हैं, प्रजनन के अंदर काम आने वाले जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रूट, सीड्स और लीव्स, यानी कि फल, फ्रूट, फ्लावर यानी पुष्प, और बीज यानी कि सीड्स, बीज यानी कि सीड्स। तो इस प्रकार से पादपों के अंग होते हैं, कायिक अंग, मूल, तना और पर्ण, और यहाँ पे आ जाती है बात फल, पुष्प और बीज यानी कि सीड। तो ये सारे पादपों के अंग हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि शूट सिस्टम में और रूट सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, ये तो हमने उनको पढ़ा। इसके अलावा देखो, जो पादपों का रूट सिस्टम होता है, जो पादपों का रूट सिस्टम होता है यानी कि जो मूल तंत्र होता है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, मेन रूट्स, ठीक है, जो मुख्य जड़ है, और इसके अलावा ब्रांचेस, और इसके अलावा क्या होती है, ब्रांचेज। मेन रूट्स, मुख्य जड़, और इसके अलावा क्या होती है उसमें, ब्रांचेज, यानी कि उसमें शाखाएं होती हैं। ठीक है ना। अब बात आ जाती है शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम तने में, तने के तंत्र में कौन कौन से अंग इसके अंदर उपस्थित होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है स्टेम। पहले हम इसके हिंदी में लिख देते हैं, मेन रूट यानी मुख्य जड़, मुख्य जड़ और शाखाएं। यहाँ पे है तने के तंत्र में मुख्य तना यानी स्टेम होता है, दूसरा इसकी शाखाएं होती हैं,
तना ऊपर जाके शाखाओं में विभेदित हो जाता है। शाखाएं यानी कि ब्रांचेस। इसके बाद आ जाती हैं इसमें बड्स, कोपल होती हैं। बड्स शाखाओं में या तने के अंदर वो हिस्से जहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? कोपल, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं अंकुर। ठीक है, आँख जिन्हें बोलते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बड्स। ये बड्स होती हैं। बड्स के बाद फिर आती हैं लीव्स, पत्तियाँ। लीव्स, पत्तियाँ। इसके अलावा फिर आते हैं पुष्प यानी फ्लावर्स, और फल यानी कि फ्रूट्स। फल यानी फ्रूट्स। तो ये सभी के सभी जो होते हैं अंग किसके अंदर पाए जाते हैं? शूट सिस्टम यानी तने के तंत्र में। और रूट सिस्टम में पाए जाते हैं मेन रूट और ब्रांचेज यानी मुख्य जड़ और शाखाएं। ये किस में पाई जाती हैं? हमारे मूल तंत्र में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पादपों के अंगों को हमने विभक्त कर दिया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इन अंगों को कुछ आकार के आधार पे या उनके संरचना के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे बांटा गया है। देखिए, पादपों के अंगों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, उनके आकार और उनके कार्य या उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है ना। अब तक हमने उन्हें उनके स्थान के आधार पर बांटा था कि वो कहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं उनके आकार के आधार पे या संरचना या उनकी उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है। तो ऐसे अंग जिनका आंतरिक संरचना, वो अंग जिनकी आंतरिक संरचना, ठीक है, ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना और उनकी उत्पत्ति यानी कि जब भ्रूण से पौधे का विकास होता है, भ्रूण से पादप बनता है, तो उस समय भ्रूण में अलग अलग प्रकार की परतें बन जाती हैं। उन अलग अलग परतों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि जिस परत से, एक ही परत से जो अलग अलग अंग बनते हैं, या फिर उनकी आंतरिक संरचना यदि समान है, ठीक है ना, आंतरिक संरचना और उनके उत्पत्ति समान है, यानी कि एक ही भ्रूण के एक ही हिस्से से उनकी उत्पत्ति हुई है और उनकी आंतरिक संरचना अगर समान है, लेकिन वो अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं, परंतु बाह्य संरचना व कार्य अलग अलग हैं, वे कहलाते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन या अंग। ठीक है, फिर से समझते हैं। वो अंग जिनकी आंतरिक संरचना, जिनकी अंदर की संरचना, आंतरिक संरचना, वह उनकी उत्पत्ति समान है, ठीक है, लेकिन उनकी बाह्य संरचना यानी कि बाहर से दिखने में वो अलग अलग प्रतीत होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग, यानी अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो अंग क्या कहलाते हैं? होमोलॉगस अंग या होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है। इन अंगों के बीच में, इन अंगों के बीच में
जो अंतर संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं वह होमोलॉगी कहलाती है। क्या कहलाती है? होमोलॉगी कहलाती है। कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि इन अंगों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं वो अंतर संबंध क्या कहलाते हैं? होमोलॉगी कहलाती है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना व उत्पत्ति समान होती है, यानी कि ऐसे अंगों की आंतरिक संरचना भी समान है और इनकी उत्पत्ति भी समान है, परंतु इन अंगों की जो बाह्य संरचना है, बाहर से दिखने में ये अलग अलग होते हैं जबकि इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, ऐसे अंग होमोलोगस ऑर्गन या अंग कहलाते हैं। ठीक है। इन अंगों के बीच की जो अंतर संबंध होते हैं वो अंतर संबंध क्या कहलाते हैं? होमोलॉगी कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे अंगों के बीच के अंतर संबंध होमोलॉगी कहलाती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी होमोलॉगस ऑर्गन्स की या होमोलॉगस और अंगों की। आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए वे अंग जो समान बाह्य संरचना रखते हैं वे समान कार्य करते हैं। समान बाह्य संरचना रखते हैं, वह समान कार्य करते हैं, परंतु इनकी आंतरिक संरचना व उत्पत्ति अलग अलग होती है। ऐसे अंग एनालॉगस अंग या अंग कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि वे अंग जिनकी बाह्य संरचना यानी बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं, बाहर से अगर दिखने में एक जैसे प्रतीत हो, वह उनका कार्य भी समान होता है, एक ही कार्य करते हैं, परंतु इनकी आंतरिक संरचना व उनकी उत्पत्ति दोनों अलग अलग होते हैं। आंतरिक संरचना यानी उनके अंदर की संरचना, उनकी एनाटॉमी जो है वो अलग अलग है, और उत्पत्ति यानी कि वो भ्रूण के अलग अलग अंगों से उनका निर्माण हुआ है,
तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? एनालॉगस अंग कहलाते हैं। ऐसे अंगों के बीच में, इन अंगों के बीच में उपस्थित अंतर संबंध एनालॉगी कहलाती है। ऐसे अंगों के बीच में उपस्थित अंतर संबंध जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनालॉगी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एनालॉगी कहलाती है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ऐसे अंग जो समान बाह्य संरचना रखते हैं, यानी कि उनकी बाह्य संरचना एक जैसी होती है, बाहर से दिखने में समान प्रतीत होते हैं, वह समान कार्य करते हैं, परंतु उनकी आंतरिक संरचना व उत्पत्ति अलग अलग होती है। यानी कि बाह्य संरचना एक जैसी है, उनका कार्य भी समान है, परंतु इनकी आंतरिक संरचना जो है, अंदर की संरचना व उनकी उत्पत्ति दोनों अलग अलग हैं। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? एनालॉगस अंग कहलाते हैं। इन अंगों के बीच में उपस्थित अंतर संबंध, ऐसे अंगों के बीच में उपस्थित जो अंतर संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनालॉगी कहलाती है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आज के लिए हम इतने पे ही कंक्लूड करेंगे। आज थोड़ा छोटा बना वीडियो, लेकिन इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है, फिर हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है, इसलिए आज हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। आगे फिर हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको अभी यहीं पर रोक रहे हैं। बाकी का हम जो है इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको लिख लिया, तो मैं इसको डिक्टेट हटा रहा हूँ।